बच्चों, तो खून चूसने की आज की प्रक्रिया में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं L11, जो कि इस चैप्टर का शायद लास्ट सेकेंड लेक्चर होगा। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने वाले हैं यहीं पर, ताकि बोर्ड की आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। और आपको चैप्टर फ्लो पता ही है कि सारी जो रामायण हमने पढ़ चुकी है और हम रावण के वध तक पहुंच चुके हैं। और आज का हमारा जो चैप्टर फ्लो रहेगा वो 2 पॉइंट है, छोटे से हैं, प्रसव और दुग्ध स्त्रावण यानी लैक्टेशन, जिसको हम पार्चुरेशन भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रसव या पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं? डिलीवरी कह देते हैं, क्योंकि डिलीवरी क्या है नॉर्मल लैंग्वेज, लेकिन तकनीकी रूप से यानी साइंस की लैंग्वेज में हम इसे प्रसव कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य में शिशु का जन्म तकनीकी रूप से प्रसव या पार्चुरेशन कहलाता है। ठीक है, कहा जाता है। शिशु जन्म की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। क्या मुख्य अवस्था है? ऐसा नहीं कि डिलीवरी हुई, बच्चा निकल गया, ठीक है, बात खत्म हो गई। आपने देखा होगा आपके घर में, फैमिली में रहते हैं आप, सोशल लाइफ में रहते हैं, तो काफी कुछ चीजें आपने देखी होगी। और इसमें प्रसव कब होगा? तो मेनली प्रसव कब होगा? जब बच्चा फुल्ली डेवलप हो चुका होगा। फुल्ली डेवलप से हमारा क्या मीनिंग है? फुल्ली डेवलप हम ह्यूमन के मैनर में लेते हैं तो हम एक मानव की जो भ्रूण डेवलपमेंट यानी कि पूरा बच्चा जब फुल्ली डेवलप होता है वो 280 डेज मानते हैं, या जिसको हम कहते हैं 9 मंथ। कई बार आपने देखा होगा आपके घर वगैरह में कई बोलते हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई है, तो कई बार बच्चा अच्छे से नहीं ग्रो कर पाता है, कुछ ऐसे हार्मोनल एक्सचेंज हो जाते हैं, बच्चे का वेट ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से प्री डिलीवरी हो जाती है। 7 मंथ में, 8 मंथ में भी हो जाती है, लेकिन एवरेज हम जो कहते हैं वो 280 डेज होती है। और एक बेबी का वेट जो है 3.4 होता है जब वो कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। और कहाँ होता है बेबी? एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर। एक थैली बनी हुई होती है, एमनियोनिक मेम्ब्रेन जो हमने बनाई थी डेवलपमेंट के टाइम, अगर आपको ध्यान हो, उसी के अंदर। और एक फ्लूइड भी बनाया था, एमनियोटिक फ्लूइड या द्रव्य, उसी में बेबी रहता है। तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो 4.1 kg के आसपास होता है। और बच्चा बाहर निकलता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसका वेट जो है वो 2 से 3 kg के आसपास होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा वेट होता है तो वही प्री डिलीवरी हो जाती है कई बार, और कम होता है तो प्री मैच्योर हो जाता है, बेबी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता। फिर उसको आपने देखा होगा कई बार बॉक्स वगैरह में रखा जाता है न्यूट्रिशन देने के लिए, है ना, चैम्बर्स में। तो ये चीज होती है। अब क्या स्टेप्स होते हैं डिलीवरी के या पार्चुरेशन के, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली अवस्था में गर्भाशय ग्रीवा, जिसको हम क्या कह रहे थे? सर्विक्स कह रहे थे, में हुआ फैलाव या प्रसरण, डायलेशन। डायलेशन क्या है? साइंटिफिक लैंग्वेज में या डॉक्टर से अगर आप पूछेंगे तो हम जो कह रहे थे कि सर्विक्स जो है वो चौड़ी हो जाती है बच्चे को निकलने के लिए, उसको डायलेशन कहा जाता है, प्रसरण कहा जाता है। शिशु को बाहर आने का मार्ग सुलभ कराता है। ठीक है, शिशु को बाहर आना है। हमने ये बात की थी कि गर्भाशय की जो सर्विक्स होती है वो कितनी होती है, पहले भी बता चुके हैं, 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं हम, इतनी सी होती है। और बेबी होता है 10 सेंटीमीटर का। तो बेबी को बाहर निकलना है तो उसको कम से कम इतना स्पेस चाहिए कि वो इजीली अपना हेड जो है वो निकाल सके। बाकी सभी ने बहुत सारी मूवीज देखी होगी आपने, 3 इडियट सभी ने देखी है। हेड जो है वो पहले बेबी का बाहर आता है, और कई बार अगर लेग बाहर आता है, उल्टा बेबी भी बर्थ होता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। ठीक है, ये भी आपने सुना होगा। तो एमनियन इस समय फट जाती है। एमनियन क्या? अभी मैंने कहा कि गर्भाशय में जो बेबी होता है वो एक थैली नुमा संरचना में ऐसे पैक होता है। थैली तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कह रही हूँ, मेम्ब्रेन होती है, जो हमने स्टार्टिंग में जब भ्रूण डेवलपमेंट किया था, एम्ब्रियो डेवलपमेंट किया था, तब आपको बताया था कि एक एमनियोनिक मेम्ब्रेन बनती है ना। और इसमें फ्लूइड रहता है, जिसको आपने कभी ऐसे सुना होगा, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है कई बार कि बच्चे का पानी सूख गया है ना, पेट में पानी सूख गया। वो पानी कौन सा होता है? वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जब तक ये रहता है बच्चे को नरिशमेंट सब कुछ मिलता है ना, वाटर की उसमें कमी नहीं होती है। और जैसे ये कई बार प्री डिलीवरी में एमनियोटिक मेम्ब्रेन फट जाती है और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर बहने लगता है, तो इसलिए फिर उसको क्या करते हैं, अर्जेंटली डॉक्टर के पास ले जाते हैं, चाहे उसका टाइम पीरियड पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस भी होती है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी जो होता है
वो क्या होता है, रखा हुआ रहता है या रहता है। एमनियोटिक द्रव्य बाहर आने लगता है, ठीक है। इसी से सिंबल मिलता है उस लेडी को, एक तो पेन होते हैं, ठीक है, लेबर पेन जिसको आपने सुना है, कई जगह यहाँ पे लेबर की स्पेलिंग ऐसे भी लिखी हुई है, पर सही स्पेलिंग ये है ना। ये भी आप गूगल पे सर्च करोगे तो वो यहीं लाके खत्म कर देगा इसको, लेबर, क्योंकि ये लेबर अलग है ना, कई बच्चे ये लेबर लिखते हैं, ये लेबर है, ठीक है। तो ये वाली स्पेलिंग रॉन्ग है। लेबर जो होता है, लेबर पेन, अब वो पेन जो मैं बोल रही हूँ बहुत छोटा वर्ड है, अगर आप किसी से पूछेंगे लेडी से तो आपको जनरलाइज होगा कि वो पेन ऐसा होता है जान निकालने वाला। सोचिए आपकी मतलब आपके लेग्स वगैरह सब ऐसे मसल्स सारे खिंच रहे होते हैं अंदर से, जैसे किसी ने बहुत जोर से आपको हथौड़े मार रहा हो कोई, इतना पेन होता है। पेन तो बहुत छोटा वर्ड है मैं जो बोल रही हूँ, अगर किसी से पूछेंगे आप तो एक्सपीरियंस करेंगे। एंड बॉयज आर सो लकी कि उन्हें ये पेन नहीं कर देखना पड़ता। चलिए, तो एमनियोटिक जो ब्लड फ्लूइड है वो भी बाहर निकलने लगता है, सबसे पहला स्टेप, उसी से सिंबल मिलता है। और जो लेडी है उसको धीरे धीरे पेन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं, फिर उसको डॉक्टर के पास या जहाँ पे भी अवेलेबल हो वहाँ पे ले जाया जाता है। दूसरी अवस्था शिशु जन्म की होती है। जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड निकला, सिंबल मिल गया, बेबी डेवलप हो गया है, वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है, मेम्ब्रेन फट गई है, ठीक है। तो उसको क्या करा जाता है, डायरेक्ट कहाँ पे डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है और शिशु बाहर आने की प्रक्रिया होती है। शिशु के स्वतः श्वसन प्रारंभ कर देने के बाद नाभि नाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को काटा जाता है। वही 3 इडियट्स अभी ने देखी है, मेरे को कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है कि आपने देखा होगा कि वो जब उसको बेबी को बाहर निकालते हैं, है ना, तो वो बेबी सांस नहीं ले रहा होता है, तो आपने देखा होगा एक नली जैसी संरचना उसकी जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो प्लेसेंटा होता है ना, बेबी जहां से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये बेबी है, ये बेबी है, ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। इसी प्लेसेंटा को आगे जाके हम क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, नाभि नाल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इससे जुड़ा होता है। तो जब बेबी बाहर आता है तो ऐसा नहीं बेबी के बाहर आते ही अम्बिलिकल नॉट काट दो भाई बच्चा आ गया बाहर, ऐसा नहीं होता है। पहले देखा जाता है कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। आपने 3 इडियट में देखा वो सांस नहीं लेता है ना, फिर वो बोलता है ऑल इज वेल, तो वो सांस लेना शुरू करता है। तो तब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं काटी जाती, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है। वो सब सीजर विजर लेके आते हैं और काटते हैं। और अगर आपने छोटा बेबी देखा है तो उसकी नाभि में, उसके पेट में यहाँ पे जो नाभि होती है, जो आप सबके भी है पर अब बहुत ही छोटी हो गई है, बच्चे के देखा हो अगर आपने तो बहुत बड़ी सी होती है, उस पर टेप वेप लगी होती है, अगर हॉस्पिटल से वो आया होता है काफी बड़ी होती है, धीरे धीरे उसका साइज जो है वो छोटा होता जाता है, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो तब काटी जाती, क्यों, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड से ही उसको पोषण मिल रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड से ही यानी प्लेसेंटा इनडायरेक्ट वे में अगर हम कहना चाहें तो CO2 ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। आपने उसने खुद से सांस लेना शुरू नहीं किया, उससे पहले उसके ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज जो वाया था मतलब रास्ता था वो काट दिया, तो वो फिर कभी सांस नहीं लेगा। तो पहले उसे सांस लेना मतलब खुद से वो अपने लंग्स का काम करना शुरू कर दे, उसके बाद हम अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं ताकि उसकी नाक जो है वो सांस लेना शुरू कर दे, ठीक है। तीसरी अवस्था में अपरा या प्लेसेंटा भी गर्भाशय से योनि के रास्ते बाहर निकल आता है। ये क्या कहानी है, मैम तो कह रही है अम्बिलिकल कॉर्ड काट देते हैं, ठीक है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड ही प्लेसेंटा से बना होता है। तो क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो हमने तो बाहर से काटा है अम्बिलिकल कॉर्ड को, बाकी हिस्सा कहाँ है, अभी भी मदर के गर्भाशय में है। बाकी हिस्सा कहाँ रहेगा, अभी भी मदर के गर्भाशय में काफी पार्ट बचा हुआ है। तो जब डिलीवरी हो जाती है तो ये जो पार्ट है, जैसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम टूट टूट कर गिरती है, वैसे ही बच्चा निकलने के बाद यानी बेबी के बाहर आने के बाद ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड और गर्भाशय जितनी भी डेवलप होगी, क्योंकि गर्भाशय और मोटा हो गया है, इतने दिन तक उसने बच्चे को रखा है तो उसकी दीवारें मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी ज्यादा मोटी है, तो वो सारी दीवारें प्लेसेंटा ये सब कुछ धीरे धीरे क्या होता है, वही ब्लीडिंग के थ्रू निकलने लग जाता है, ठीक है। ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और ये ब्लीडिंग थोड़ा सा आपको नॉलेज दे देते हैं कि किसी किसी में 15 से 20 दिन,
किसी में महीने भर, डिपेंड ऑन द लेडी, कि उस डिलीवरी के टाइम उसका कितना ब्लड लॉस हुआ है, क्योंकि डिलीवरी ऐसे नहीं होती, काफ़ी ब्लड उस टाइम पे भी निकलता है, तो उस टाइम पे कितना ब्लड लॉस हुआ है, कैसे क्या रहा है, कितनी दीवारें अंदर बची है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने दिन तक उसको ये ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और काफ़ी उसको प्रिकॉशंस भी रखने होते हैं। चलिए, प्रसव की एक जटिल तंत्रिकीय अंतरस्रावी क्रियाविधि है। प्रसव क्या है, ऐसा नहीं, मैंने जैसे बोला अभी 3 स्टेप तो हमने नॉर्मल पढ़ लिए, लेकिन ये एक केमिकल और एंडोक्राइनल स्टेज भी है जहां पे बहुत सारी ग्लैंड्स इसका सपोर्ट करती है। कैसे, वो देखते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो हमने आपको थोड़ा सा हमने पहले पढ़ा हुआ है, फिर से आपको रिवाइज करवा देते हैं कि ये देखिए, ये लेडी है, ये है लेडी का ब्रेन, ये लेडी है, ये है ये क्या है, ये प्रेग्नेंट लेडी है और वो उसका ब्रेन है, बीच की कटी गर्दन वाली लेडी है ये, ठीक है। ये क्या है, ये इसका गर्भाशय है और गर्भाशय से ऊपर आ जाता है बेबी, मतलब पेट के स्तर पे आ जाता है। ये इसकी अम्बिलिकल, जो हमने एमनियोटिक बैग कह रहे हैं वो है, एमनियोनिक सैक भी बोलते हैं इसको, जिसके अंदर बेबी रहता है। इसके अंदर फ्लूइड है। यहाँ पे बनी हुई है हमारा प्लेसेंटा। अब ये लेडी का प्लस ब्लड वेसल्स और ये हो गई भ्रूण के ब्लड वेसल्स, तो इसको हम प्लेसेंटा मान लेते हैं। अभी इसका कोई रोल नहीं है इसलिए। यहाँ पे क्या है, ये गर्भाशय में जहाँ पे ये बना हुआ है, तो ये गर्भाशय की दीवार है ना, जिसको हम अभी जो बोल रहे हैं सिर्फ क्या बोल रहे हैं, एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं, मतलब अंदर वाली दीवार की बात कर रहे हैं हम अभी। और ये है हमारा बेबी। ठीक है, पूरा बेबी दिखता नहीं है, इतना सही दिखेगा, आंख बना देते हैं इसकी। मैं बोली बहुत ही गंदा चित्र बनाया है आपने, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं करना है हमें। तो बेबी है, ये इसका क्या हो गया, 9 मंथ कंप्लीट हो गए। बेबी कह रहा है बहुत हो गया अब जालिम, मुझे इस दुनिया में बाहर आना है, अब चाहे कुछ भी हो मैं बाहर आके, जिद पे अड़ गया है, लाते मार रहा है टकाटक टकाटक, ठीक है। और क्या स्टार्ट हो गई है, पेनिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन वो पेनिंग होती कैसे है, क्योंकि अंतःस्रावी लेवल पे अब हम बात कर रहे हैं उन 3 स्टेप्स की। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको ये पता है कि प्लेसेंटा जो है वो क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। कल हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, HCG, ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन, HPL, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और भी कई, है ना, रिलैक्सिंग ऑक्सीटोसिन को भी प्रेरित करेगा बहने के लिए। अब वहां से नहीं होते लेकिन उनको इंड्यूस करता है। तो क्या हो रहा है, अभी भी जब से प्रेगनेंसी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सगर्भता प्रेगनेंसी पे कौन कौन से हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं, तो प्रेगनेंसी में थोड़ा थोड़ा रिलैक्सिंग और थोड़ा थोड़ा ऑक्सीटोसिन शुरू हो जाता है ब्रेन से आना। ब्रेन से आना मतलब ब्लड के थ्रू, जो ब्रेन की हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो पिट्यूटरी की न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है, पश्च भाग को पिट्यूटरी बना देते हैं। चलो थोड़ा सा और परफेक्शन, ये पिट्यूटरी है। इससे क्या हो रहा है, ये ऑक्सीटोसिन यहां आ रहा है ना। लेकिन कोई भी हार्मोन काम कब करता है, हर चीज का आप थोड़ा सा प्रोटीन एंजाइम क्रिया पढ़ेंगे, या आपने 10th में पढ़ी होगी लॉक सिस्टम होता है, अभी 11th में फिर पढ़ोगे कि कोई भी प्रोटीन उसके कंपाउंड पे जाके तब करता है जब उसका स्ट्रक्चर सेम होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं उस पर रिसेप्टर्स होते हैं जो सिर्फ उसी प्रोटीन को पकड़ के काम करते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम है, तो गर्भाशय की दीवार में है ना कुछ रिसेप्टर्स होते हैं,
ऐसे ही बनाते हैं साइंस में रिसेप्टर को, ठीक है, ताकि यहाँ पे वो प्रोटीन आके ऐसे जुड़ जाता है। तो यार रिसेप्टर होते हैं तो तब भी ऑक्सीटोसिन आ रहा होता है, लेकिन इतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा होता, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ऊपर होता है ताकि गर्भाशय हिले नहीं, मूव नहीं करे। ये बात हम पहले कर चुके हैं। अब जैसे ही बेबी के क्या होते हैं 9 मंथ पूरा होता है तो बेबी हो जाता है चालाक। ये कहता है कि मेरे को बाहर ही नहीं निकाल रहे, मैं ही कुछ कर रहा हूं। तो ये चालाकी करके अपनी एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि अब तो सब कुछ डेवलप हो चुका है इसमें, तो अपनी एड्रीनल ग्लैंड से एंड्रोजन समझते हैं ना, पहले भी बताया टेस्टोस्टेरोन को ही एंड्रोजन कहते हैं, तो एंड्रोजन सिक्रीट करता है। ये एंड्रोजन जाते हैं, कहाँ जाएंगे, प्लेसेंटा के थ्रू गर्भाशय में जाएंगे। गर्भाशय में जो ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं वो और बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएंगे तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन को अपने कैच करेंगे। पहले 2 थे, अब मान लो 4 हो गए, तो ज्यादा ऑक्सीटोसिन को क्या कर लेंगे, कैच करेंगे। जैसे जैसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा तो क्या होगा, वही ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, पहला तो क्या करना, गर्भाशय की जो दीवारें हैं उसमें क्रमाकुंचन करना, ऐसे फुचुक फुचुक ऐसे चालू हो जाता है। तो जैसे ही क्रमाकुंचन स्टार्ट होता है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, उसको पेनिंग स्टार्ट होती है, तो बेबी धीरे धीरे क्या होता है, नीचे किसी का, भाई ऊपर से दबाओगे तो कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर तो वापस जा नहीं सकता, एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन यहाँ से फटी है तो नीचे जाना है। अब नीचे जाता है यानी कहाँ जाता है, सर्विक्स में। जैसे ही सर्विक्स में जाता है, सर्विक्स में भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसको भी ऑक्सीटोसिन मिलता है। तो सर्विक्स जो है वो जाके ब्रेन को एक मैसेज कहता है, पंचायती चुगली करने जाता है कि भाई उसने तो ऑक्सीटोसिन रिलीज कर दिया है और इधर जो है वो मेरे बेबी ऊपर दबाव डाल रहा है बाहर निकलने के लिए, अब मैं क्या करूं। तो ये कहता है शांत, डोंट वेरी, मैं और ऑक्सीटोसिन रिलीज करूंगी ताकि तुम्हारे जो क्रमाकुंचन है वो और तेज हो और सर्विक्स और चौड़ी हो जाए, ठीक है। साथ में कौन सा हार्मोन, ओवरी को मैसेज भेजती है। ओवरी कहाँ है भैया, वो ओवरी छुपी हुई है पीछे यहाँ पे, ये भेजती है संदेश ओवरी को। क्या संदेश लेकर आई है ओवरी के पास, लेटर लेके आई है एक सीक्रेट कि तुम्हें अब कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है, रिलैक्सिंग हार्मोन सिक्रीट करना है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीटोसिन, अब क्या रिलीज होना शुरू कर दिया, रिलैक्सिंग भी साथ में। ठीक है, इसको ऑक्सीटोसिन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन लिख दूं क्योंकि हर जगह आपको ऑक्सीटोसिन मिलेगा, फिर आप बोलेंगे मैम ने गलत लिखवाया ऑक्सीटोसिन। चलिए, तो रिलैक्सिंग हार्मोन सिक्रीट होना करता है। रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करेगा, ये तो ऑक्सीटोसिन तो इसको दबा रहा है, रिलैक्सिंग हार्मोन इसको क्या कर रहा है, डाइल्यूशन कर रहा है, जो हमने वर्ड पढ़ा प्रसरण कर रहा है, मतलब सर्विक्स को और चौड़ा कर रहा है, बेबी का हेड बाहर आ जाए इसलिए। ये जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा ये रिलैक्सिंग भी और बढ़ाएगा, ऑक्सीटोसिन भी बढ़ाएगा, जैसे ये जाएगा। ये क्यों मैंने पॉजिटिव लिखा, हमने सकारात्मक और नकारात्मक फीडबैक की बात की थी, है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये क्या कर रहा है, देखो जितना ये जाएगा उतना ऑक्सीटोसिन और बहेगा, जितना ये जाएगा उतना ऑक्सीटोसिन और बहेगा। तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा ना, बंद नहीं कर रहा, बढ़ा रहा है। और प्रोजेस्टेरोन लेवल को और कम कर देते हैं क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही मेंटेन कर रहा था इस गर्भाशय को, तो उसका लेवल और एस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत कम हो जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कई बार कि किसके लेवल कम हो जाते हैं, तो मेनली प्रोजेस्टेरोन के और एस्ट्रोजन का भी लेवल इस टाइम पे कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, वही कॉन्ट्रैक्शन होता है, बेबी धीरे 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 बॉडी से बाहर आ जाता है ना, धीरे धीरे नहीं, चिल्ला बहुत ही पेनिंग काम है जैसे कि मैंने बोला। तो ये होता है डिलीवरी के टाइम। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि एडमिट किया जाता है, सिजेरियन से होती है, तो ये हार्मोन कभी काम नहीं करते हैं उस लेवल पे। तो या बच्चा जो है, मैंने बोला कि कई ऐसी कंडीशंस होती है, बच्चा ज़्यादा वेट का है, एमनियोटिक फ्लूइड जो है पहले ही बाहर निकलने लग गया है, तो ऐसी कंडीशन में फिर सिजेरियन किया जाता है। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, जिसमें पेट से थोड़ा सा कट लगा के, पेट पे तो नहीं बोल रही मैं, नीचे की साइड, यहाँ कुछ एब्डोमिनल रीजन में, प्यूबिक और पेट के थोड़ा सा बीच में कहीं चीरा लगा के क्या किया जाता है, बच्चे को सेफली बाहर निकाला जाता है। तो सबसे पहले यही मिलती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ही मिलती है, उसी को कट करके बाहर निकालते हैं। बाकी सब आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो ये है पार्चुराइजेशन। ठीक है।
चलिए, दुग्ध स्त्रावण या लैक्टेशन। अब बच्चा बाहर निकल गया, खाने पीने को चाहिए, पहले तो प्लेसेंटा से मिल रहा था, अब उसका मेन फूड क्या है? दूध। कौन सा दूध? मदर मिल्क। इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सगर्भता के समय स्त्री की स्तन ग्रंथियों में अनेक बदलाव होते हैं। बदलाव तो पहले भी होते हैं, कब? प्यूबर्टी पीरियड में। याद है कुछ? प्यूबर्टी पीरियड में हमने बात करी थी कि स्तन में या ब्रेस्ट में क्या होता है? इंक्रीजिंग होती है ना, वहाँ की जो मेमोरी ग्लैंड है जिसकी हमने बात की थी, वो कुपिकाएं हैं। कुछ याद आ रहा है स्तन ग्रंथि के बारे में, या फिर से रिवाइज करना पड़ेगा जाकर? तो करिए। तो वहाँ पे मैंने आपको एक हार्मोन बताया था कि एस्ट्रोजन। फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एस्ट्रोजन तो क्या करता है? वो जो वसा, फैट के टिश्यू होते हैं उनको बढ़ाता है, ठीक है। एक पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है प्रोलेक्टिंग, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग और प्रोलेक्टिंग हार्मोन ये क्या करते हैं? स्तन में एल्वोलाई को बनाते हैं, क्योंकि आगे एल्वोलाई को क्या करना है? दुग्ध का स्त्रावण करना है, दुग्ध बनाना है। तो प्रोलेक्टिंग हार्मोन उसमें उस टाइम पे भी काम करता है, लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तब ये ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि उससे पता है बच्चा बाहर आने वाला है, बेबी को फीड कराना है। तो स्तन ग्रंथियों में अनेक बदलाव होते हैं। क्या बदलाव होंगे? पहले से भी ज्यादा फैट कलेक्ट हो जाएगा, एडिपोस टिश्यू जिसकी हमने बात की थी। जो कुपिकाएं थी, एल्वोलाई थी जिसकी गुहा में दूध बनना है, वो भी नंबर ऑफ कुपिकाएं बढ़ जाएंगी। ग्लैंडुलर टिश्यू बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट की साइज और बढ़ जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हो जाएगी। और एक किसके उसमें होगी? एक तो एस्ट्रोजन रहेगा, दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन रहेगा। अब जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद और प्रोजेस्ट जो है वो प्रोलैक्टिन बनना शुरू होता है। एक हार्मोन मैंने अभी आपको बताया HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसका भी क्या काम है? ये कब होता है? ये आपको बताया था अपरा, यानी प्लेसेंटा से रिलीज होता है। तो ये भी क्या कर रहा होता है? लैक्टोजन। लैक्टोजन किसको कहते हैं? दूध को, ठीक है। उसमें लैक्टिन प्रोटीन होती है, लैक्टोजन प्रोटीन होती है। तो ये वही ब्रेन को सिग्नल दे रहा है कि और प्रोलैक्टिन सिक्रीट करो ताकि अच्छे से दूध वगैरह बने और बेबी को फीड कराया जा सके। तो तथा स्तन ग्रंथियों में हुए भिन्न भिन्न यानी डिफरेंशिएशन के कारण यह सगर्भता की समाप्ति के आने पर दुग्ध स्त्रावण यानी लैक्टेशन करता है, प्रारंभ कर देता है, ठीक है। शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का उत्पादन ही क्या कहलाता है? स्त्रावण, दुग्ध स्त्रावण कहलाता है, ठीक है। जो स्त्रावण होता है उसी को क्या कहते हैं? दुग्ध स्त्रावण यानी लैक्टेशन। अब कुछ खास बात। क्या खास बात है? कि हमने ब्रेस्ट पढ़े थे, अब पूरा डायग्राम नहीं बना रही, ठीक है, आधा आधा सा बना रही हूँ। ये हमारे क्या हो गए? ग्लैंडुलर टिश्यू हो गए। ग्लैंडुलर टिश्यू में क्या थी? एल्वोलाई थी। एल्वोलाई गुहा में दूध का स्रवण करती थी और फिर वो कहाँ जाती थी? वो मेमोरी ट्यूब बनाती थी, ठीक है। मेमोरी ट्यूब जो है वो मिलके एक कॉमन मेमोरी डक्ट बनाती थी, फिर एक फूली हुई संरचना एम्पुला बनाती थी और फिर लैक्टियस ग्लैंड बनाती थी। ये रिवीजन था फास्ट फॉरवर्ड। और यहाँ पे हमने पढ़ा था एरियोला, है ना, और ये था निप्पल। और इधर हमारा ब्रेन हमेशा के लिए रहेगा, सदा सदा के लिए, ठीक है। कहानी अब क्या है कि जब बेबी सकिंग करता है, मीन्स ऑक्सीटॉक्सिन रिलैक्सिंग वो चल ही रहे हैं अभी, है ना, जब तक बेबी वो, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीटॉक्सिन का काम है, यहाँ पे भी काम करेगा। क्या काम करेगा ऑक्सीटॉक्सिन? पहले हम शुरू कर लेते हैं कि बेबी जब निप्पल से सकिंग करता है, ठीक है, दूध पीने के लिए सकिंग, तो ये एरियोला का काम बताया था कि मैंने। एरियोला क्या काम करता है? एरियोला क्या काम करता है? इस पे जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये डार्क कलर का जो एरिया होता है जिसको हमने एरियोला कहा था और बोला था इसमें श्वेत ग्रंथ, वो सिबेशियस ग्लैंड भी होती है। ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। जैसे ही बेबी इसको सकिंग करता है तो इससे सिग्नल जाते हैं ब्रेन के पास। ब्रेन को कहते हैं भाई बेबी सकिंग कर रहा है तो आप एक तो ऑक्सीटॉक्सिन को रिलीज करो,
एक प्रोलेक्टिन को रिलीज करो, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो सदा सदा के लिए है ही, क्योंकि वो वसा वगैरह का संचय कौन करवा रहा है, एस्ट्रोजन करवा रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन भी हेल्प कर रहा है इसी में ही। मेन रोल जो है वो प्रोलेक्टिन ऑक्सीटॉक्सिन का है। बाकी जो है ये तो रहेंगे कि प्रोलेक्टिन तो दूध बना रहा है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन वो टिश्यू बना रहे हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, वसा, और उसके में कर रहे हैं, ठीक है, हेल्प कर रहे हैं। तो जैसे ही ये करता है तो ब्रेन से सिग्नल जाता है, और ब्रेन क्या करता है, वही प्रोलेक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कहाँ से होता है ये प्रोलेक्टिन भाई, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटॉक्सिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है वो यहाँ पे आता है और क्या बनाना शुरू कर देता है कि और मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि जितने टाइम प्रेगनेंसी चल रही होती है तब मिल्क का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, ये ध्यान रखें कृपया। 9 मंथ। अब आप बोलेंगे नहीं किसी ने ज्यादा रिसर्च किए, नहीं मैम होता है, हाँ होता है, उस लेवल पे नहीं होता। मीन्स प्रेग्नेंट लेडी शुरुआत हो जाती है, पर वैसे टाइप का कि बच्चे को दूध पिला सके उस टाइप का प्रोडक्शन नहीं होता, धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआत तो करनी, एकदम सारा मिल्क तो बनेगा नहीं, प्रोसीजर तो चलाना ही है, चल रहा होता है, लेकिन इतना नहीं प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन उस टाइम पे प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या करता है, यहाँ पे जाता है और एल्वोलाई को संकेत देता है कि मिल्क प्रोड्यूस करो। एल्वोलाई यहाँ पे मिल्क कुपिकाओं की गुहा में डाल देती है, ल्यूमेन में डाल देती है, ल्यूमेन से मेमरी ट्यूब, मेमरी डक्ट और लैक्टिफेरस ग्लैंड से दूध बाहर आ जाता है। लेकिन क्या बाहर आना से वैसे ही कोई कनेक्शन है कि टंकी का नल खोला और दूध निकल गया, नहीं। यहाँ पे काम करता है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन का क्या काम है, वहां पे क्या काम था, यूट्रस यानी कि एंडोमेट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना। यहाँ पे क्या काम है इसका, ये जो ग्लैंड्स है, ये जो एल्वोलाई है, उनको क्या करना, संकुचित करना। ये मैं हवाओं में बातें नहीं करी, बुक में चाहे दिया हो ना दिया हो, आपको लिखना पड़ेगा ये कि ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो संकुचित करता है, जिससे दूध बाहर आता है, गुहाओं में जाता है, गुहाओं से यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, फिर बेबी के पास जाता है, और पिट्यूटरी से प्रोलेक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये सारी कहानी आपको जपनी है। और HPL तो चल ही रहा है ना, ह्यूमन प्रोलेक्टिन, सॉरी ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, क्योंकि प्लेसेंटा अब खत्म हो चुका है, तो इसने अपना काम कर दिया, पहले जितना इसको डेवलप कराना था कर दिया, लेकिन अभी HPL नहीं है क्योंकि प्लेसेंटा बाहर निकल गया है। और HCG भी आप अगर देखेंगे तो प्लेसेंटा के निकलने के आप मान लीजिए 2 वीक तक तो प्रोड्यूस होता है, मतलब प्लेसेंटा जब तक बाहर नहीं, मैंने आपको बोला 1 मंथ 15 से 20 डेज तक ब्लीडिंग चलती है, उस टाइम ये दोनों हार्मोन थोड़े थोड़े रहते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई लैक्टेशन की कि कैसे दूध बनता है, कैसे बेबी तक पहुंचता है। अब बात करते हैं उस दूध की, जो दूध बाहर निकल रहा है। तो जो दूध बाहर निकल रहा है, यानी मानवीय दूध में शिशु के पोषण के लिए पोषक पदार्थ जैसे न्यूट्रिएंट या पदार्थों का आदर्श संतुलन होता है, मतलब बैलेंस होता है। क्या बैलेंस होता है कि बेबी अब बाहर आ चुका है, पहले तो जो मम्मी खा रही थी वो उसको सब मिल रहा था, अलड़ बड़ड़ पिज्जा पार्टी सब मिल रही थी, अब बाहर आ गया है तो अब उसको क्या चाहिए, प्रोटीन, मिनरल्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट सब चाहिए। अब खौखोड़ा हो गया है वो, तो कैसे लिएगा, तो दुग्ध स्रावण जो दुग्ध होता है, यानी कि जब डिलीवरी होती है उसके कुछ दिनों तक मैं आपको बताना चाहूँ तो 5-6 दिन मान लें हम, ठीक है। 5-6 दिनों तक जो दूध निकलता है वो अलग होता है, थोड़ा सा पीला होता है, गाढ़ा होता है, ठीक है, और मतलब पीला सा गाढ़ा सा एक द्रव्य टाइप का होता है। जो वो दूध जो होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, उस दूध को एक नाम दिया जाता है, निकलने वाले दूध को प्रथम स्तयन खीस, ठीक है, उसके बाद कोलेस्ट्रम, ये सारे नाम जो है वो उसे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिटिव है, इसमें क्या है, प्रोटीन, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, विटामिन, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी, क्योंकि बच्चे को आपने देखा है कई जगह पे आज भी ये है कि 6 महीने तक पानी नहीं दिया जाता, 3 महीने तक पानी नहीं दिया जाता, ये सारी आपने घर में आपके वही देखा होगा ये सारी चीजें। तो कहाँ से उसकी पूरी हो रही है, उस दूध से पूरी हो रही है। और सबसे स्पेशल बात, प्रतिरक्षी दिए जाते हैं। क्या है प्रतिरक्षी,
इम्यूनिटी, अभी तो बहुत सुन लिए होंगे इस बारे में, कोरोना आया है तब से इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, है ना। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, क्योंकि अभी बेबी बाहर आया है, उसका किसी बैक्टीरिया से कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो उसके ब्लड में अभी एंटीबॉडीज बनना शुरू नहीं हुए। एंटीबॉडीज कब बनना शुरू होते हैं? जब हम किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस टाइप के एंटीबॉडीज हमें बनते हैं और धीरे धीरे हम उसके लिए आदी हो जाते हैं। इसलिए नए बच्चे को ज्यादा बाहर भी नहीं निकाला जाता, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी उस टाइम वीक होती है। अब उसको थोड़ी बहुत इम्यूनिटी तो कहां से मिल रही होती है? कोलेस्ट्रम से, वरना तो बाहर आते ही बीमार हो जाएगा। तो इसमें मेनली बहुत सारे आपने पढ़े होंगे, एक तो होता है IgA, IgG, IgM, है ना, इस टाइप के होते हैं। लेकिन ऐसा पूछा जाता है, कई बार सवाल भी पूछा गया है, आपने 10th में पढ़ा होगा कि कोलेस्ट्रम में यानी कि मदर मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी होता है? मैक्सिमम IgA होता है। ठीक है, ये भी होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन सबसे हाईलाइटेड जो है वो है IgA, जो सिर्फ यहीं पे मिलता है, इसको बाहर से नहीं दे सकते, मिल्क में, मदर मिल्क से ही मिलता है। इसीलिए मदर मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज जो है डॉक्टर्स, काफ़ी मदर्स जो है, हम थोड़ा सा मॉडर्न हो गए। आप फिल्म स्टारों वगैरह के बारे में सुनते होंगे, उन्हें काम होता है, वो बच्चे को आई के पास छोड़ देती है या कहीं भी छोड़ देते हैं। हम वर्किंग हैं, हम काम करते हैं, तो हम सोचते हैं नहीं मुझे तो जॉब पे जाना है, कैसे फीडिंग वीडिंग कराऊं। तो आजकल ऐसा हो गया है कि जो माताएं हैं वो फीडिंग छोड़ देती है 1 महीने में, मतलब बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देती है। क्या करती है? वो बाहर से दूध देती है। तो डॉक्टर अब सलाह देने लग गए कि कम से कम बच्चे को 6 मंथ आपको फीडिंग करवानी ही है, वही ना आपका बच्चा अंडर डेवलप रहेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको बाहर से नहीं मिलेगी। ये जो चीज़ इस कोलेस्ट्रम में आ रही है ये बाहर से नहीं मिलेगी। एंटीबॉडी जो ये आ रहे हैं ये बाहर से नहीं, बाद में फिर दवाइयाँ तो लेनी है, सबका मालिक एक है, फिर गूगल पे दवाइयाँ सर्च करना, डॉक्टर के पास जाना। ठीक है, 6 मंथ तक करवानी चाहिए। और वैसे तो कहीं पहले पुराने ज़माने 1.5 ईयर तक भी करवाते थे, लेकिन अब वही डॉक्टर थोड़ा सा बिजीनेस को ध्यान में रखते हुए बेचारे 6 महीने पे आ गए हैं कि 6 महीने तो कम से कम बच्चे को क्या करवाना चाहिए? फीडिंग करवानी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी। एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर से बताऊंगी। क्या? वापस जाते हैं उसी वाले डायग्राम पर। हाँ, यहाँ पे जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, मेमोरी ग्लैंड पढ़ाई थी या हार्मोनल कंट्रोल पढ़ाया था, तो एक चीज़ मैंने बताई थी और ये कहा था कि हम ये वापस पढ़ेंगे कि जब 6 मंथ तक, मेनली क्योंकि 6 मंथ तक अगर बच्चे को लेडी फीड करवा रही है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता। और साथ में मैंने ये वार्निंग भी दी थी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बच्चा फीड कर रहा होता है तो इससे नेगेटिव फीडबैक जाता है ब्रेन को, और ब्रेन को नेगेटिव फीडबैक जाता है। ब्रेन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो भी क्या कर रहे हैं, अंडे को बनाने में हेल्प कर रहे हैं, उन सबको गिरा देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है ये फीडिंग, बच्चे की फीडिंग। क्यों? एल्वोला से ये जो सेंसेशन आ रहा है ना, ये एक और काम कर रहे हैं ब्रेन पे जाने का। FSH, LSH सबको डिक्रीज कर रहे हैं। LHS ओव्यूलेशन करेगा, FSH फॉलिकल बनाएगा, अंडे बनाएगा, तो वो सारे काम को डिले कर देते हैं। लेकिन जनरली मैंने आपसे उस दिन ये भी कहा था कि सब में ऐसा नहीं होता, किसी किसी में होता है, मैक्सिमम में ऐसा देखा गया। कहीं में तो वही डिलीवरी के फर्स्ट मंथ के बाद ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट थी। तो ये भी डॉक्टर सलाह देते हैं कि 6 मंथ तक आप करोगे तो आप उस आज़ाद रहोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ठीक है, आज़ादी का कारण। चलिए, तो इसी के साथ आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है और हमने सब कुछ पढ़ा इसमें। और नेक्स्ट जो मैं ला रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ आपके लिए, बोर्ड से रिलेटेड है, ऑब्जेक्टिव नहीं है उसमें, वही बोर्ड वाले क्वेश्चन है, ताकि आप थोड़ा सा जो ऐप पर नहीं है बच्चे वो भी मेरे इसका लाभ ले सकें, कुछ जान सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।